हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। दोस्तों, ये कहानी है मीरा की। 34 वर्ष की उम्र में वो डॉक्टर के पास आते हैं। बताती हैं कि उनके सीने में बहुत ज्यादा जकड़न रहती है, बहुत घबराहट महसूस करती हैं, दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाया करती है। बहुत सारे टेस्ट हुए, टेस्ट में कुछ नहीं निकला, है ना। तो वही मल्टीविटामिन्स एंड आयरन सप्लीमेंट्स, ये सारी चीजें डॉक्टर देते हैं। अगले कई वर्षों तक इसी प्रकार से डिपार्टमेंट दर डिपार्टमेंट वो भटकती रहती हैं, लेकिन अल्टीमेटली कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। कई वर्षों बाद एक जूनियर डॉक्टर इस बात का पता लगाते हैं कि उनके घर में उनके साथ अक्सर घरेलू हिंसा हुआ करती है, और दरअसल उस घरेलू हिंसा के कारण ये एक प्रकार का डिसऑर्डर ट्रिगर हो जाता है, जिसको PTSD यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं। और सिर्फ भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व में इसे सिर्फ एक नॉर्मल से रोग की तरह से देखा जाता था। लेकिन अगर आप इस समय मेरे पीछे जिस आर्टिकल को, द हिंदू का ये जो आर्टिकल है, इसको देखेंगे, ऐसे बहुत से आर्टिकल निकल चुके हैं कि कहीं ना कहीं ये एक अंडर रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है, जिसको फेस करना, जिसके सॉल्यूशन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। न सिर्फ महिलाओं बल्कि बच्चियों पे भी एक रिपोर्ट आई लैंसेट की, और उसमें बहुत सारी चीजों को क्लियर किया गया। आज हम उसी को डिस्कस करेंगे, क्या होता है, क्यों होती है, और इससे जुड़े कुछ स्पेसिफिक टर्म्स है, उनको जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में प्रीलिम्स में इस प्रकार के टर्म्स जो है वो अक्सर आ जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आर्टिकल है जिसमें हम लोग बात करेंगे। चर्चा में क्यों है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 2023 में प्रकाशित एक रिपोर्ट थी लैंसेट की, ठीक है, जिसमें कहा गया कि विश्व भर में लगभग 61 करोड़ ऐसी महिलाएं जो 15 वर्ष या उससे अधिक आयु की हैं, ने अंतरंग साथी हिंसा का अनुभव किया। इंटीमेट पार्टनर वायलेंस, IPV के लिए टर्म होता है, उसका अनुभव किया। मतलब जो जिस साथी के साथ वो सोती थी, उनका पति था, उससे होने वाले किसी प्रकार के हिंसा को वो बहुत समय तक झेलती थी, और उस कारण इस प्रकार की चीजें हुआ करती थी, जिसको मैंने अभी बताया, ठीक है, जिसको हम PTSD कह रहे हैं, है ना, अनुभव किया। जबकि 101 करोड़ व्यक्तियों ने बचपन में यौन हिंसा का सामना किया। मतलब 101 करोड़, मतलब आप समझो कि लगभग 1 अरब ऐसे लोग हैं जिन्होंने बचपन में यौन हिंसा का सामना किया, और इस प्रकार की किसी दिक्कत से वो लगातार जूझ रहे हैं। ठीक है, एक और बात है, भारत में 15 वर्ष और उससे अधिक की आयु की 23% महिलाओं ने अंतरंग साथी हिंसा यानी कि इसे IPV कह रहे हैं, उसका अनुभव किया। जबकि 30% से अधिक महिलाओं और 13% पुरुषों ने बचपन में यौन हिंसा का सामना किया। इसका मतलब क्या है कि स्थिति गंभीर है, और सिर्फ पुराने तरीकों से तो सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। ठीक है, मेरा टेलीग्राम है, स्कैन करिए, जुड़िए। इंस्टाग्राम है, डिस्कशन, बातें, मुलाकातें, UPSC ऑप्शनल सारी बातें यहीं पे होंगी। PDF भी वहीं पे आपको प्राप्त होगा। ठीक है, चले, बात क्या है, अभी मैंने बताया कि वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो 60 करोड़, ठीक है, 60 करोड़ महिलाएं अंतरंग साथी हिंसा यानी कि इंटीमेट पार्टनर वायलेंस से पीड़ित रही। ठीक है, 101 करोड़ व्यक्ति अगर देखा जाए तो बचपन में यौन हिंसा का उन्होंने सामना किया। भारत की बात की जाए तो 23% महिलाएं 15+ आयु की अपने जीवन में IPV का अनुभव करती हैं, और 30% से अधिक महिलाओं ने और 13% पुरुषों ने बचपन में यौन हिंसा का सामना किया। ये क्या बताता है कि ऐसी चीज जिसको हम बिल्कुल साइड कर देते हैं, मतलब अभी भी मैं बताऊं कि हम 21वीं सदी में हैं, 2025 चल रहा है, और अभी भी इस प्रकार के विषयों को अभी भी साइड कर दिया जाता है। इनको एक प्रकार से डिस्कस ही नहीं किया जाता है ना, टैबू माना जाता है। चलिए, क्षति की परिभाषा को समझते हैं। तो अंतरंग साथी हिंसा यानी कि इंटीमेट पार्टनर वायलेंस क्या है, इसको देख लेते हैं। परिभाषा क्या है कि वर्तमान या पूर्व साथी द्वारा की गई शारीरिक, यौन, मनोवैज्ञानिक या आर्थिक हिंसा, आपको पैसा नहीं दे रहे, और उस प्रकार की जो हिंसा है उसको हम IPV कहते हैं। इसमें शामिल क्या है, मारना, पीटना, बलात्कार, अपमान करना, धमकी देना, आर्थिक नियंत्रण, ये सब शामिल है। ठीक है, शारीरिक, यौन, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, हर प्रकार का ये हो सकता है, जैसा मैंने बताया। ठीक है, एक और है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको भी समझिएगा। इसको कहते हैं विकलांगता समायोजित जीवन वर्ष यानी कि डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। ठीक है, DALY, डेली, इसको ऐसे आप पढ़ सकते हैं। ये बड़ा ही फेमस टर्म इस दौरान आर्टिकल में दिखा। इसका परिभाषा क्या है कि बीमारी, विकलांगता या असामयिक मृत्यु के कारण खोए गए स्वस्थ जीवन वर्षों की एक माप, या किसी भी प्रकार की आपकी दिक्कत है, बीमारी है, और आपने एक
बड़ा समय वो खो दिया जब आप स्वस्थ रहते हैं, तो इसको DALY यानी कि डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स कहते हैं। ठीक है, सरल शब्दों में एक DALY मतलब स्वस्थ जीवन का लगभग 1 वर्ष खो जाना। तो एक DALY मतलब स्वस्थ जीवन का 1 वर्ष खो जाना। मतलब सपोज कीजिए कि आप इस समय 23 वर्ष, मान लीजिए भगवान न करे ऐसा हो, आप 23 वर्ष के कोई किसी व्यक्ति को देखते हैं और उसके 4 साल बाद जब आप उससे मिलते हैं तो उसने बताया कि पिछले 4 वर्षों में वो लगातार किस प्रकार की किसी बीमारी या विकलांगता या असामयिक मृत्यु तो होगी, कोई दिक्कत ही बात नहीं है, लेकिन बीमारी या विकलांगता के कारण उसने उन 4 वर्षों में बहुत कुछ झेला है। तो उसका ये जो 4 DALY को लगभग 4 वर्ष के बराबर माना जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि उसकी यूनिट जो हो जाएगी इस टाइप से, वो 4 DALY डेली हो जाएगी। ठीक है, तो इसी पे हम लोग बात करेंगे और कहीं ना कहीं जो स्वस्थ जीवन है उसकी तरफ किस प्रकार से हमको रुझान देखना होगा उस पर भी हम लोग बात करते जाएंगे। ठीक है, चलिए, पुराना दृष्टिकोण क्या कहता है कि घरेलू हिंसा एक सामाजिक या कानूनी मुद्दा है। ठीक है, नया दृष्टिकोण क्या कहता है कि घरेलू हिंसा एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम का कारक है। यहां पे सिर्फ सामाजिक या कानूनी मुद्दे की बात करिए, पर हेल्थ में लॉन्ग टर्म क्या प्रभाव पड़ते हैं, कोई भी जो पुराना रिसर्च है, कानून है, वो इसकी बात नहीं करता। ठीक है, निजी मामला, घर की इज्जत, पुलिस केस कह के साइड कर देते थे। लेकिन ये दीर्घकालिक रोग, मानसिक स्वास्थ्य, DALY रोकथाम आदि से जुड़ जाता है। इसी में मैं PTSD को बोल दूंगा कि निश्चित तौर पर जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, इस प्रकार की चीजें भी कहीं ना कहीं ट्रिगर हो रही है ना। बात कर लेते हैं कुछ चीजों पे, हम डिस्कस और कर लेते हैं। क्या है, 2023 में IPV के कारण 1.85 करोड़ DALYs का नुकसान हुआ। ओवरऑल देखा जाए तो इंटीमेट पार्टनर वायलेंस के कारण लगभग 1.85 करोड़ जो DALYs हैं, ठीक है, इनका नुकसान हुआ है ना। मानसिक स्वास्थ्य में प्रभाव क्या, चिंता, विकार, एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो 54.3 लाख इसके कारण, अवसाद के कारण, PTSD के कारण, आत्महत्या की जो प्रवृत्ति आती है वो भी कहीं ना कहीं उसमें जुड़ती है। मादक पदार्थों का सेवन शुरू हो जाता है, ये भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। शारीरिक स्वास्थ्य पे क्या, बहुत सारी चोटें, फ्रैक्चर, इंटरनल चोटें आ जाती हैं। दीर्घकालिक जैसे हृदय रोग, पाचन तंत्र विकार, पुराना दर्द, ये सब शुरू हो जाता है। यौन संचारित संक्रमण और प्रजनन स्वास्थ्य समस्याएं भी कहीं ना कहीं इसी से जुड़ी हुई हैं। इसका मतलब क्या है कि ऐसी बहुत सारी चीजें जिसके लिए हम पेट दर्द की दवा खाते हैं, इस प्रकार की दवाइयों के पीछे चले जाते हैं, उसका मूल किस में जुड़ा हुआ है, इस प्रकार के डिसऑर्डर में और इंटीमेट पार्टनर वायलेंस जैसी चीजों में जुड़ा हुआ है ना। चलिए, अब एक और देखते हैं कि जैसे बचपन का जो, जिसमें आघात की बात करते हैं कि यौन हिंसा के दीर्घकालिक परिणाम क्या हो सकते हैं। तो 2023 में बचपन में यौन हिंसा में 3.22 करोड़ DALYs का नुकसान हुआ। और अगर आप देखें तो सेल्फ हार्म लगभग 67.1 लाख DALYs नुकसान हुआ। अवसाद, सिजोफ्रेनिया बहुत फेमस है, 41.4 लाख जो DALYs हैं, 5 लाख DALYs हैं, इनका नुकसान हुआ। मतलब क्या कि बहुत सारे अलग अलग जगहों पे इसका असर देखने को मिलेगा, जिसका इलाज हम दरअसल मेडिकेशंस की तरफ देखने जाते हैं, उसका वास्तविक इलाज तो दिमाग में है, मानसिक स्तर पे है। उसको कैसे, उन घावों को कैसे भरा जाएगा। हेल्थ हील हो जाती है ना, लेकिन दिमाग हील होने में समय लेता है, इस प्रकार की बात है। चलिए, स्वास्थ्य प्रणाली की विफलता क्या है, क्यों ये और ज्यादा है। अब जैसे अगर हम बात करें, जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है, उसके पाठ्यक्रम में केवल 1 घंटे का व्याख्यान है, वो भी फॉरेंसिक दृष्टिकोण से। मतलब इन डेप्थ स्टडी और इन डेप्थ उसका सॉल्यूशन है ही नहीं, 1 घंटे के व्याख्यान से कवर कर लिया जाता है। परिणाम क्या है, डॉक्टर लक्षणों को पहचान नहीं पाते और ट्रॉमा, ठीक है, इन्फॉर्म्ड केयर का अभाव होता है। जो मेंटल ट्रॉमा है उससे जुड़ा जो केयर होता है वो बिल्कुल भी साइड हो जाता है। ठीक है, क्या है, केवल लक्षणों का इलाज किया जाता है, सिर दर्द, अनिद्रा का होता है। मूल कारण क्या है, हिंसा, इस पे कोई बात ही नहीं होती। मैं फिर बताया कि ऐसे में जो मूल कारण जो दिमाग में बैठ गया है उसका इलाज कैसे करोगे अगर उसके बारे में आपको पता नहीं है। इसके अलावा बाधाएं क्या हैं, केवल गंभीर संकटग्रस्त महिलाएं ही दिखाई देती हैं। अधिकांशतः जो ऐसी महिलाएं जो उसको छुपा ले जाती हैं और वो इलाज बैकडोर पे इलाज कराती रहती हैं, पर उनको पता ही नहीं कि दरअसल उनकी समस्या क्या है, हिंसा है। मूल कारण क्या है, हिंसा है। मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुंच है, तो इसको तो पूरे भारत में ही हम कह सकते हैं कि लोग इस प्रकार के डिस्कशंस भी नहीं करते। उनको लगता है कि किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाना या किसी मनोवैज्ञानिक के पास जाने का मतलब है कि हम पागल हो गए। नहीं, जाना चाहिए, थेरेपी के लिए जाओगे, कोई बुरा नहीं उसमें, है ना। अब देख लो, दुष्चक्र क्या है कि मूल कारण हिंसा है, ठीक है, लक्षण है सिरदर्द, चिंता दिखाती, अधूरा इलाज, दवा लोग करते हैं और फिर क्या है कि लक्षण बढ़ते जाते हैं और ये दुष्चक्र में फैल जाता है। बार बार वो इलाज कराएंगे, 50 तरह की दवाएं जो कुछ अलग डायरेक्शन में जाके आपको और हार्म कर देंगे। दरअसल आपका फायदा नहीं होगा और ज्यादा आपका क्या हो जाएगा, हार्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात क्या कर ले इस पे। अगर हम बात करें तो गहरी सामाजिक जड़ें हैं। कैसे, पितृसत्तात्मक मानसिकता क्या कहती है कि पति पत्नी की लड़ाई को निजी मामला माना जाता है। घर की इज्जत की चिंता और महिलाओं से समझौते की अपेक्षा की जाती है। पुरुष कोई समझौता नहीं, सारे समझौते हैं महिलाएं। ठीक है,
समाज में निंदा का डर होता है कि बाहर फैल जाएगी तो क्या बात होगी, पुलिस या अदालत जाने का अंतिम विकल्प माना जाता है इसमें, और आर्थिक निर्भरता के कारण महिलाएं कई बार चुप भी रहती हैं। अनुसंधान और डेटा क्या कहता है? भारतीय संदर्भ में आईपीवी और स्वास्थ्य परिणामों पर व्यापक अध्ययनों का अभाव है। स्वास्थ्य बोझ की सटीक गणना चुनौतीपूर्ण है। और एक चीज और मैं बता दूं कि एक चीज और इसमें जुड़ता है। जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि एक चीज और हमें इस पे बात की जानी चाहिए कि जो डिस्कशंस हैं इस पे, वो डिस्कशंस एटलीस्ट जो पढ़ी लिखी सोसाइटी है वहां से शुरू तो हो। डिस्कशंस भी नहीं होते। मानसिकता यही है कि इस प्रकार की चीजें, इस प्रकार के रोग फिजिकली हैं, मेंटल कोई बात ही नहीं करता है, तो उस प्रकार का एक ब्लॉकेज हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आगे की राह क्या हो सकती है? हमें चिकित्सा में सुधार करना होगा, सार्वजनिक स्वास्थ्य में थोड़ा हस्तक्षेप की बात करनी होगी, कानूनी और नीतिगत ढांचे पे काम करना होगा, मौजूदा कानून में प्रभावी करना और प्रभावी कार्यान्वयन की जरूरत, स्क्रीनिंग और एकीकृत देखभाल के लिए संरचनात्मक परिवर्तन करना होगा, रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करना होगा। ये तो आगे की राह है, लेकिन कुछ और बातें जिस पे हमें बात करनी है। जैसे अगर हम पहले मतलब जो फर्स्ट लाइन ऑफ हमारा डिफेंस है उसको अगर हम बेहतर कर ले तो क्या है कि हम जो क्लासरूम लर्निंग है उसमें इसको शामिल करें। ठीक है, एकीकृत पाठ्यक्रम के द्वारा सिमुलेशन लैब में इसको कोशिश करें बताने की, समझाने की किस प्रकार से ये डिसऑर्डर या इस प्रकार की जो वायलेंस है वो काम करती है और दिक्कत आती है, और क्लिनिकल अभ्यास इसकी शुरू करवा दें। ठीक है, इसकी क्लिनिकल अभ्यास को भी शुरू करा दें। आप इसको देख लीजिएगा कि पाठ्यक्रम में क्या क्या बदलाव है और व्यावहारिक प्रशिक्षण का विस्तार कैसे किया जाना चाहिए। मैं पीडीएफ में अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, चलिए, देखभाल की एक प्रणाली का निर्माण क्या है कि हमें क्लिनिक, अस्पताल जो है उनमें कुछ गोपनीय प्रकार की स्क्रीनिंग करनी होगी, क्योंकि सबको तो नहीं लगता कि इसको पूरा पब्लिक किया जाए, है ना। उसके बाद अगर नहीं हो रहा है तो मनोवैज्ञानिक परामर्श लिया जाए यहाँ पे, अगर हाँ है तो क्या है कि एकीकृत देखभाल केंद्र यानी कि इंटीग्रेटेड जो केयर यूनिट है वहां पे एनजीओ के साथ आप समन्वय करके विभिन्न जो पक्ष हैं, हितधारक हैं, उनको जोड़ते हुए चिकित्सकीय सहायता, कानूनी सहायता प्रोवाइड कराई जाए। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं हमको सॉल्यूशन पता है लेकिन समाज ही नहीं बात करना चाहता इसके बाद में। ठीक है, सार्वभौमिक स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल क्या है कि सभी महिला मरीजों से नियमित और गोपनीय रूप से सवाल पूछना कि कहीं हिंसा तो नहीं हो रही है, हो सकता है वो सामने बताने से डरे। विशेष रूप से गर्भावस्था, पुराने दर और अवसाद के मामलों में अनिवार्य स्क्रीनिंग हो उनकी। एक सुरक्षित, निर्णय मुक्त वातावरण सुनिश्चित करना ताकि उन पे कोई दबाव न डाल सके। ठीक है, और इसी प्रकार से ये एक एकीकृत देखभाल मॉडल है जिसको इंटीग्रेटेड केयर मॉडल्स कहते हैं। देख लीजिएगा कि वन स्टॉप सेंटर बनाया जाए। ठीक है, जैसे एक ही स्थान पे चिकित्सा, कानूनी और मनोवैज्ञानिक सहायता उपलब्ध हो। कई बार इसकी बात हुई है, मैंने अपने वीडियोस में कई बार बात की है, विशेषज्ञों ने तो बात की ही है, इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, अस्पतालों, पुलिस और गैर सरकारी संगठनों के बीच में एक मौजूद रेफरल नेटवर्क स्थापित किया जाए कि किसी को भी पता चले कि हमारे पास एक इस प्रकार का कैंडिडेट है जो इस प्रकार की समस्या से ग्रस्त है, तो उसको आगे बता सके ताकि उसका सॉल्यूशन हो सके। ठीक है, रोकथाम क्या है? प्राथमिक रोकथाम, स्कूलों में लैंगिक समानता की शिक्षा दी जाए। ठीक है, पुरुष और महिला एक बराबर है ना। उसके अलावा पुरुषों और लड़कों की को शामिल करके जागरूकता अभियान को चलाया जाए ताकि लड़कों को कम से कम ये एहसास हो कि ये सिर्फ महिलाओं द्वारा चलाया जाने वाला अभियान नहीं है, हम कई मामलों में गलत है, हमको ध्यान होना चाहिए उस बात का। ठीक है, उसके अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्क्रीनिंग कराई जाए जिसकी भी मैंने बात की थी। आशा कार्यकर्ताओं द्वारा भी निगरानी की जाए, उनको भी एक ड्यूटी दी जाए कि वो जब मिले किसी महिला से तो पूछें कि कुछ ऐसा तो नहीं है। ठीक है, उसके अलावा पीटीएसडी का उपचार और पुनर्वास सेवाएं, पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसी चीजों पे कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर बात करनी होगी और उपचार पे उस पर ध्यान रखना होगा। और आर्थिक पुनर्स्थापन और पुनः विक्टिमाइजेशन की रोकथाम कि कहीं ना कहीं इस प्रकार की चीजों को हम रोकें, समाज में एक हम कहीं ना कहीं बड़ा मकाम वहां पे लाकर स्थापित करें। ठीक है, आगे की राह में चुनौतियां क्या है? तो पहली बात तो क्रियान्वयन की समस्याएं है। हम कितने सारे, यार पॉक्सो को लेके देख लो, बहुत सारी चीजें अभी तक फाइनल नहीं हुई है। ठीक है, जो न्यायिक प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं बहुत धीमी है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो सरकारी विभागों के बीच समन्वय का अभाव है। सामाजिक सांस्कृतिक बाधाएं हैं, संसाधन संबंधी बाधाएं, इन सब बाधाओं को कहीं ना कहीं हमें ट्रैक करना होगा और एक बेहतर, हम जैसे कहते हैं कि थोड़े अल्पकालिक उपाय, मध्यकालिक उपाय, दीर्घकालिक उपायों पे काम करना होगा। डॉक्टरों के लिए प्रशिक्षण कैसा हो, एनएमसी द्वारा पाठ्यक्रम में जो चेंजेस क्या हो सकते हैं, और लैंगिक समानता पे आधारित जो क्या कहते हैं प्रोग्राम है उनको कैसे चलाया जाए ताकि लोगों में इस प्रकार की चीजें आए। तो निश्चित तौर पर हम ऐसे समाज की कल्पना करें जहां पे डॉक्टर आईपीवी के संकेतों को पहचान सके, महिला सुरक्षित और गोपनीय सहायता मिल सके और वो बता सके, हर बच्चा क्या कहते हैं स्वास्थ्य संबंधों में बारे में सीखे, समझे, जाने और स्वस्थ संबंधों के बारे में, माफ कीजिएगा, और हर समुदाय हिंसा को अस्वीकार, किसी भी प्रकार की हिंसा को अस्वीकार माने, तो निश्चित तौर पर हम इस दिशा में कुछ बेहतर कर सकते हैं। देखिए 2028 का जो हमारा बैच है, ध्यान रखिएगा, प्रतिज्ञा बैच 26 दिसंबर से बैच की शुरुआत हो रही है। विकास लाइव कोड का प्रयोग करके यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। डू गो विद दिस बैच, दिस इज सुपर बैच। द अदर थिंग इज कि हिंदी साहित्य का जो नया बैच है ये भी
खत्म हो रहा है, सॉरी इसमें एडमिशन बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। एडमिशन शुरू हो चुका है, बिहारी लाल से शुरू हुआ है। इस बैच से जुड़ने की डिटेल भी आपको मेरे स्टडी IQ की ऐप पे या वेबसाइट पे मिल जाएंगे। दिस इज टेलीग्राम, दिस इज इंस्टाग्राम। स्कैन करिए, जुड़िए और अपनी राय जरूर बताते जाइएगा इस वीडियो के बारे में। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।